बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, आज हम चैप्टर 4 वर्क एनर्जी एंड पावर के सेकंड लेक्चर के अंदर टॉपिक 4.2 वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स को समझेंगे। ये टॉपिक पेज नंबर 73 और 74 पर मौजूद है। बच्चों, सबसे पहले आपको वेरिएबल फोर्स का मतलब पता होना चाहिए। बास कंडीशंस ऐसी होती हैं जहां पर फोर्स एक जैसी नहीं रहती। फॉर एग्जांपल, अगर एक रॉकेट ज़मीन से ऊपर की तरफ स्पेस की तरफ जा रहा है तो बच्चों जैसे जैसे वो ज़मीन से दूर जाएगा, ग्रेविटी की वैल्यू जो है वो कम होती जाएगी। ऐसे केसेस के अंदर हम कहते हैं फोर्स सेम नहीं है। और अगर फोर्स सेम नहीं है और कांस्टेंट वैल्यू नहीं है फोर्स की, तो हम वर्क डन वाला फार्मूला जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था W इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा, वो अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि वो फार्मूला सिर्फ उस वक्त अप्लाई होगा जब हमारे पास फोर्स कांस्टेंट रहेगी। ऐसे केसेस के अंदर जब फोर्स कांस्टेंट नहीं रहती तो हम पूरे पाथ को छोटे छोटे पैचेस में डिवाइड करते हैं और तमाम पैचेस का वर्क डन फाइंड आउट करते हैं और एंड पर उन तमाम पैचेस के वर्क डन को ऐड कर देते हैं। इसको लिखेंगे कैसे? इन मैनी केसेस फोर्स इज नॉट कांस्टेंट ड्यूरिंग डिस्प्लेसमेंट। इन सच केसेस वी कैलकुलेट वर्क इन स्मॉल इंटरवल्स एंड देन ऐड देम। फॉर एग्जांपल, gravitational force on a rocket moving away from the earth. स्प्रिंग फोर्स चेंजेस विद एक्सटेंशन, मतलब जैसे स्प्रिंग को आप खींचते जाते हैं और जैसे जैसे बेटा वो एक्सटेंड होता जाएगा तो बेटा आपको फोर्स ज़्यादा लगानी पड़ेगी। अब वेरिएबल फोर्स होगी तो हम वर्क डन फाइंड आउट कैसे करेंगे? यहाँ पर हम एग्जांपल कंसीडर कर रहे हैं कि हम P से Q की तरफ जा रहे हैं, मतलब हमारा जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है वो P से Q तक है। लेकिन हमारे पास इस पाथ के ऊपर हमारी फोर्स जो है वो कांस्टेंट नहीं है, तो हम इस पूरे पाथ को छोटे-छोटे पैचेस में डिवाइड करेंगे। जैसे यहाँ से यहाँ तक एक पैच हो गया, यहाँ से यहाँ तक दूसरा पैच हो गया, यहाँ से यहाँ तक तीसरा पैच हो गया और इसी तरह पूरे पाथ को स्मॉल पैचेस में डिवाइड कर लेंगे। यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि हम इन तमाम पैचेस में कंसीडर करेंगे कि यहाँ से यहाँ तक पहले पैच में फोर्स कांस्टेंट रहेगी, इसी तरह यहाँ से यहाँ तक जो दूसरा पैच है इसमें भी फोर्स कांस्टेंट रहेगी। तब जाकर बेटा हम W इज इक्वल टू एफ टी कॉस थीटा वाला फार्मूला यूज कर सकते हैं। When force is not constant, we divide the displacement into very small intervals. For the first interval, यानी कि पहले इंटरवल में जो डिस्प्लेसमेंट था वो डेल्टा डी वन था। डेल्टा चेंज को स्मॉल वैल्यू को शो करता है, तो डिस्प्लेसमेंट अगर स्मॉल हो तो हम उसको डेल्टा के साथ लिखते हैं। तो बेटा हमारे पास वर्क डन आएगा W1 वन इक्वल होगा F1 डेल्टा डी वन कॉस थीटा वन। इसी तरह सेकेंड इंटरवल में हमारे पास डिस्प्लेसमेंट था डेल्टा डी टू, तो बेटा हमारे पास आ गया F2 डेल्टा डी टू कॉस थीटा टू। और इसी तरह ith इंटरवल का वर्क डन लिखेंगे F डेल्टा डी आई कॉस थीटा आई। अब एक टोटल वर्क डन फाइंड आउट करने के लिए इन तमाम वर्क डन को ऐड करेंगे, तो हमारे पास बनेगा बेटा ये टोटल वर्क डन इक्वल आ गया डेल्टा W1 प्लस डेल्टा W2 एंड सो ऑन डेल्टा WN। अब तमाम वर्क डन को जब हम ऐड करेंगे तो बेटा हम उसको समेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास 1 से लेकर n तक सारी वैल्यूज को हमने ऐड करना है। एफ कॉस थीटा डॉट डेल्टा डी आई 1 से लेकर n तक तमाम वर्क डन को हम ऐड करेंगे। और अगर हमने बेटा यहाँ पर इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन शो करनी हो तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में फोर्स कांस्टेंट नहीं थी, तो बच्चों हम यहाँ पर प्लॉट करेंगे एफ कॉस थीटा को वाई एक्सिस में और डी को डिस्प्लेसमेंट को एक्स एक्सिस में। फोर्स कांस्टेंट ना होने की वजह से जो स्ट्रेट लाइन जैसे हमारे पास लास्ट लेक्चर में आई थी कांस्टेंट फोर्स के अंदर, वहाँ पर स्ट्रेट लाइन थी, यहाँ पर स्ट्रेट लाइन नहीं है। और अगर स्ट्रेट लाइन नहीं है तो बेटा हम इसका वर्क डन कैसे फाइंड आउट करेंगे? ग्राफिकल मेथड से। हम इस पूरे पाथ के ऊपर इस ग्राफ के अंदर भी छोटे छोटे एक रेक्टेंगल्स बनाएंगे। जैसे यहाँ से यहाँ तक का हमने एक रेक्टेंगल का बॉक्स अलग कर लिया, इसी तरह यहाँ पर, और इन रेक्टेंगल्स का एरिया फाइंड आउट करेंगे और एंड पर बेटा इन तमाम रेक्टेंगल्स के एरिया को ऐड कर देंगे। ए विल प्लॉट एफ कॉस थीटा ऑन वाई एक्सिस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑन एक्स एक्सिस. Each small term f cos theta dot delta di represent the area of a thin rectangle under the curve. ये जो बेटा हमारे पास f cos theta i और delta di है, ये हमारे पास इस रेक्टेंगल का एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ जो है रेक्टेंगल का, ये एरिया प्रोवाइड करता है। f cos theta जो है बेटा ये इसकी लेंथ है और डेल्टा d जो है हमारे पास ये इसकी विड्थ है। Adding all the rectangles give the total shaded area. This shaded area under the curve is equal to total work done.
और जब हम इसे ऐड करेंगे तो बेटा ये टोटल शेडेड एरिया जो आएगा हमारे पास, ये वर्क डन प्रोवाइड करेगा। When the displacement is divided into infinitely small interval, each delta d approaches to zero। अगर हमारे पास ये जो इंटरवल्स हैं ये बहुत स्मॉल होंगे तो बेटा हम इस फार्मूले के साथ एक लिमिट ऐड कर देंगे, लिमिट डेल्टा डी अप्रोचेस टू जीरो। बच्चे समझते हैं कि ये हमारे पास डेल्टा डी इज इक्वल टू जीरो है। बच्चों अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया तो वर्क डन तो जीरो हो जाएगा। इस लिमिट का मतलब है अगर बहुत स्मॉल इंटरवल्स में फोर्स कांस्टेंट है तो बेटा ये रेक्टेंगल्स जो हैं वो थोड़े थोड़े एरियाज को कवर करेंगे और बहुत ज्यादा तादाद में बनेंगे। डिस्प्लेसमेंट को अगर हम बहुत स्मॉल इंटरवल्स में डिवाइड करेंगे तो हम साथ इस फार्मूले के ये लिमिट लाजमी लगाएंगे। तो वर्क डन हमारे पास आ गया, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, समेशन 1 से लेकर n तक एफ आई कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय डेल्टा डी आई। द टोटल वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स इक्वल टू एरिया अंडर द कर्व ऑफ एफ कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। ये था बेटा आज का लेक्चर। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, खुदा हाफिज।